गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम पॉलिटी के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर को पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने चीज़ों को देखा कि रियलिटी में जो हमारे पॉलिटी शब्द है वो क्या बताता है और इसमें हमें पढ़ना क्या है। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो देखो थोड़ा सा इस चीज़ को रिकॉल कर ले एक टाइम के लिए। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा उसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा था, वो है हमारे पास इंडियन पॉलिटी। क्या नाम था? इंडियन पॉलिटी। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके हिंदी मीनिंग की तरफ गई तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था? भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था। इतनी चीज़ें तो सबकी क्लियर थी, है ना? ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब्जेक्ट का नाम है। अब हमने यहाँ पे देखा, इस चीज़ को बढ़िया से समझा हमने। ये जो राज व्यवस्था है ना, इसको हमने बढ़िया से समझा था। अगर मैं राज की बात करूँ तो ये क्या होता है? रूल करना। और यहाँ पे व्यवस्था की बात करी जाए तो एक पॉलिसी, एक योजना। क्लियर है? तो रूल करने की पॉलिसी, इसके ऊपर हमने बढ़िया से एक लेक्चर लिया जिसको हम पॉलिटी का पार्ट नंबर 1 बोल रहे हैं। उसको आप एक बार जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं तो आपको ये चीज़ समझ नहीं जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो देखो, रूल करने की पॉलिसी जो इंडिया में है वो एक किताब में बंद कर दी गई है, मतलब एक किताब में रखी गई है और उस किताब को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर उसी को हम क्या नाम देते हैं हिंदी में? संविधान। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हमें इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटी का जो अर्थ होता है भारतीय राज व्यवस्था। राज करने का मतलब होता है रूल, और पॉलिसी, रूल करने की पॉलिसी जो इंडिया के लिए बनाई गई है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भारतीय संविधान या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है चीज़ें, है ना? अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कल ही हमने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है। एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। और इसमें लिखा क्या गया है? बोला गया कि जो भी यहाँ पे लीड करेगा, जो भी भारत में रूल करेगा, वो अपनी मर्जी से रूल नहीं कर पाएगा। जो इस बुक के अंडर आपके पास कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स लिख दिए गए हैं, उसको उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करना है। तो यही आपके पास सिंपल से शब्दों में क्या है? भारतीय संविधान। तो सिंपल सा अब हमें क्या यहाँ पे चीजें दिखाई दी कि भैया ये जो राज व्यवस्था है ना, राज व्यवस्था में एक ही चीज हमें पढ़ने पड़ती है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? पूरे पॉलिटिकल साइंस में या इंडियन पॉलिटी में हम एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो हमें रूल करने की पॉलिसी मिल रही है ना, कि यहाँ पे मान लो जो आपके पास गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, प्रधानमंत्री मोदी की, वो किस तरह से काम करेगी, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी है? इन लॉ एंड ऑर्डर्स में। और भी सारी चीजें, जैसे कि मैं बात करूं, हमें मतदान करने का अधिकार दिया गया है। पहले वो 18 वर्ष की हमारी एज हुआ करती थी, अब 21 वर्ष की एज हुआ करती थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। भैया वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। मैं बार बार आपको यही समझाना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वही यहाँ पे हेड है, और यहाँ पे इंडिया में कोई भी हेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री की बात करूँ, राष्ट्रपति की बात करूँ, वो एक उस कॉन्स्टिट्यूशन के एक संभालने वाले एक मोहरे हैं। क्लियर है? संविधान को संभालने वाले, मतलब संविधान के तहत उन्हें काम करना है। अगर राष्ट्रपति हैं, आपको पता है देश के जो सर्वप्रथम नागरिक माने जाते हैं, सीनियर सिटीजन माने जाते हैं या फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं कंट्री के, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको ये लॉ एंड ऑर्डर्स, जो प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, वो ही उनको फॉलो करने पड़ते हैं। इतनी बातें सबकी क्लियर थी? तो आज जो पॉलिटी है, पॉलिटी का पार्ट नंबर 2 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे भैया कि ये भारतीय संविधान का इतिहास क्या है। क्लियर है? क्या हिस्ट्री है इसके पीछे?
एक तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनने जा रहा है आपका ये। क्यों? क्योंकि देखो संविधान भाई क्या हमारे मन में आया, इंडियन के मन में क्या आया कि हमें इस तरह का कोई एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही हमने लिख लेने हैं और उसी के बेसिस पे हमने भारत पे रूल करना है या भारत को आगे बढ़ाना है। तो उसका एक हिस्ट्री हमें अभी इस लेक्चर्स में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बिल्कुल ढंग से पढ़ पाओगे, बस साथ में बने रहो। हाँ जी, तो चलो आज के पॉलिटी के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं जी। देखो जी, अभी जो हमारा यहाँ पे हेडिंग है सबको समझ आ रहा होगा, भारतीय संविधान का इतिहास। संविधान शब्द सबको समझ आ गया है। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले एक काम कर ले, पॉलिटी का पार्ट नंबर 1 देखे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आ पाएंगी। क्लियर है? हाँ चलो जी, देखो जी, भारतीय संविधान का इतिहास हमारे विशेषज्ञों, जो हमारे संविधान के विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई। बोला जाता है कि भारतीय संविधान का जो शुरुआत है वो लगभग 1600 एडी, क्या बोला गया, 1600 एडी या ईस्वी में देखने को मिलता है। जो भारतीय संविधान है उसकी शुरुआत जो है वो 1600 ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे बोला गया कि 1600 ईस्वी से हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत हो चुकी है। वो कैसे, वो हमें समझना है। देखो आपने ये चीज़ तो सबने सुनी होगी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1600 ईस्वी में। इसे भारत भेजा गया था। ये कहाँ से आई थी? ये ब्रिटेन से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके पास कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या था? ये यहाँ पे एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे भारत में आने का? वो था ट्रेड, व्यापार करना। क्या था? ट्रेड, व्यापार करना। क्योंकि हमने ये चीज़ पहले सुनी हुई होगी आपने, ये मे भी आपको पता होगी कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों की बात की जाए, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे आपके पास है ये वाला एशिया था, ऊपर जो आपके पास है ये वाला हिस्सा वो यूरोप था, और ये जो आपके पास हिस्सा है उत्तरी अमेरिका है, और ये जो आपके पास हिस्सा है वो दक्षिणी अमेरिका है, ये आपके पास जो है वो अफ्रीका, और यहाँ जैसे आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। इन 7 महाद्वीपों की बात करूं तो सबसे पहले जो पुनर्जागरण की स्थिति से उबर चुका था, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पूरी तरह से जहां पे डेवलपमेंट होनी थी वहां पे हो चुकी थी, वो आपके पास कॉन्टिनेंट था यूरोप। क्या बोला गया? यूरोप सबसे विकसित महाद्वीपों में से एक था, जो कि सबसे पहले अपना विकास कर चुका था पूरे महाद्वीपों में से। ये महाद्वीप ही तो पूरी दुनिया है ना, बोलते हैं ना कि वर्ल्ड ही तो यही है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो डेवलप होने वाला आपके पास कॉन्टिनेंट था वो कौन सा था? यूरोप। यूरोप में ही आपके पास एक जो कंट्री है, नाम है ब्रिटेन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। इतिहास में सारी चीज़ें देखेंगे पर अभी के लिए इतना चलने दो। हाँ, तो ब्रिटेन की बात करी जा रही है। भाई ये डेवलपमेंट कर चुके थे अपनी, मतलब एक डेवलप कंट्री बन चुकी थी ब्रिटेन। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, इस टाइम, जिस टाइम ये पूरा काम कर रहे थे या अपने आप को डेवलप कर चुके थे, उस टाइम ब्रिटेन में जो कामकाज होने लगा था वो मशीनों से होने स्टार्ट हो चुका था। मशीन्स आ चुकी थी यहाँ पे कामकाज के लिए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, एशिया में देखूँ, एशिया में यहाँ जैसे ना हमारा भारत, यही है ना हमारा भारत, क्लियर है, यही हमारा इंडिया है। तो बोला जाता है इंडिया में अभी लेबर है ना, जो लोग थे वो हाथों से काम कर रहे थे, डेवलपमेंट हो चुकी थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपने क्षेत्र का विस्तार चाहती हैं, अपने एरिया का एक तरह से बढ़ाना चाहती हैं, अपने एरिया को, क्षेत्र का विस्तार चाहते हैं। उसी उद्देश्य से ये क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे। तो ब्रिटेन वाला भी इंडिया आया, किस उद्देश्य से? ट्रेड के उद्देश्य से। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, क्लियर है, वो किसकी मर्जी से आया था? ब्रिटेन गवर्नमेंट की मर्जी से। किसकी मर्जी से आया था? ब्रिटेन गवर्नमेंट की मर्जी से। देखो
अगर 1600 ईस्वी की बात करूं, 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन के हेड थे या ब्रिटेन के जो सर्वप्रमुख जो नेता थे वहां के, उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया। अधिकार पत्र दिया। इस अधिकार पत्र में क्या था कि आप 15 साल के लिए 15 साल के लिए आप भारत में जाओ और आपके सिवा वहां पे ब्रिटेन की तरफ से कोई और नहीं आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र, एक ऑफिशियली परमिशन दे दी गई कि आप जाओ और अपना जो ट्रेड है वो 15 साल तक करके आओ। 15 साल की इनको पहले इजाजत दी गई थी। क्लियर है चीजें? मैं अब आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये इतिहास, संविधान का इतिहास। देखो इसमें क्या था, फर्स्ट टाइम उनको परमिशन दी गई, और वो परमिशन कैसी थी, वो रिटर्नली परमिशंस थी। मैंने बोला ना अधिकार पत्र उनको मिला, रिटर्नली परमिशंस थी। तो यहां से हम क्या सोच सकते हैं कि भैया हमारे जो ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर राज करके गए हैं, उनको देखते ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण करा है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, ये एक डॉक्यूमेंट के तहत, एक डॉक्यूमेंट में उनको परमिशंस दी गई है और उसी के तहत वो काम करेंगे। वो 15 साल के लिए ही यहां पे काम करेंगे, और उनको मॉनिटर कौन कर रहा था पीछे से? वो थी ब्रिटेन। एक डॉक्यूमेंट के तहत उनको यहां पे भेजा गया है। क्लियर है चीजें? तभी जब हमारा भारत आजाद होता है ना, तो उसके दिमाग में भी क्या चीजें आ जाती है कि जिस तरह से ब्रिटेन एक प्रॉपर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके चलता है, उसी तरह से हमें भी कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स पहले से ही लिख देने हैं जिससे किसी भी वर्ग का शोषण ना हो और हर कोई अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से व्यतीत करे। चीजें समझ आ रही हैं? हाँ, तो इस चीज को देखो आप, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो भेजी किसके द्वारा गई थी? ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन के उस टाइम हेड कौन थे? एलिजाबेथ फर्स्ट, यही थे। उनको एक अधिकार पत्र दिया गया। पत्र तो समझता ना, एक लेटर है ना। क्लियर है? मतलब एक परमिशन दी गई लेटर में कि आप 15 साल के लिए भारत में व्यापार कर सकते हो। अब जी देखो, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक संस्था के द्वारा चलाई जाती थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसको बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला जाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें टोटल मेंबर्स होते थे 24+1, 24+1 इसमें मेंबर होते थे। ये जो 1 थे वो सबके हेड थे और 24 जो थे वो उनकी सहायता के लिए थे। क्लियर है चीजें? हाँ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए इजाजत मिल गई उनको ब्रिटेन की तरफ से। अब ये कहां पे आ गए थे? इंडिया में। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट हमें थोड़ा सा इतिहास पता चला। एक हमारे संविधान की शुरुआत की बात करी जा रही है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत कहां से हुई है? भाई ब्रिटेन वालों से हुई है। जब वो फर्स्ट टाइम एक कंपनी, एक ट्रेड के माध्यम से या ट्रेड करने के इरादे से जब भारत पहुंचते हैं, तभी से हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जैसी जो टर्म है वो देखने को मिल जाती, क्योंकि ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे में की जा रही थी, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तहत की जा रही थी। चीजें क्लियर हो चुकी है? अब आ जाओ, टाइम बीता चला। जो ब्रिटेन वाला यहाँ पे आया था वो सही तरीके से काम कर रहा था। उसने अच्छे तरीके से भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था और अपने आप को सही तरीके से विकसित कर रहा था, वो सही तरीके से डेवलप कर पा रहा था इंडिया में। अब टाइम आ जाता है और लगभग 1726 का समय आ जाता है। 1726 में एक चार्टर आता है। क्या बोला गया? एक चार्टर आता है भारत में ब्रिटेन की तरफ से, और वो किसके लिए आता है? वो आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। चार्टर एक्ट आता है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं 1726 का चार्टर एक्ट। एक्ट तो सबको समझ आता है ना। एक्ट क्या होता है? अधिनियम, अधिनियम, कानून कोई। क्लियर है? चार्टर का मतलब होता है लिखित रूप में। क्लियर है? एक पत्र के ऊपर लिखित आपके पास एक कानून भेजा गया। कहां से? ब्रिटेन की तरफ से। तो देखो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऐसा नहीं कि कोई एक लीडर बना दिया और उसके ऊपर बात छोड़ दी कि भाई आप जो करना है करो। इसको राजा नहीं बना दिया गया था। क्लियर है?
बात समझ आ रही है? तो मतलब यहां पे एक और चार्टर भेजा गया, एक अधिकार पत्र भेजा गया, जिसको हम बोलते हैं 1726 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या था? देखो देखो 1726 तक जो ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भेजी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भेजी गई थी, वो अपने आप को व्यापारिक स्तर पे मजबूत कर चुका था। अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, 1726 तक वो अपने आप को व्यापारिक स्तर पे व्यापारिक स्तर पे अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रांग कर चुका था। क्लियर है? मजबूत कर चुका था, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे वो इंडिया से। क्लियर है? अब पैसा तो कमाया जा रहा है, पर उनकी नज़र अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों की तरफ बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है कि मतलब व्यापारिक स्तर के साथ साथ वो अब राजनीतिक गतिविधियों की तरफ भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। क्लियर है? राजनीतिक गतिविधियां, ये राजनीतिक गतिविधियां होती क्या है, पहले ये सोचो जरा। राजनीतिक गतिविधियों का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं ये चाहने लग पड़े थे कि अब ट्रेड तो हम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा रूल यहां पे फॉलो किए जाए इंडियन लोगों के द्वारा। क्लियर है? तो इन चीजों को इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो देखो यहां पे जब 1726 का एक्ट आया तो उसमें क्या काम किया गया, इनको जो राजनीतिक गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए इनको एक यहां पे बेनिफिट दिया गया, या इनको एक अधिकार दे दिया गया इस चार्टर एक्ट में। वो क्या था? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे काम कर रही थी तो उसकी 3 प्रेसिडेंसियां थी। प्रेसिडेंसियों का मतलब होता है, प्रेसिडेंसीज का मतलब होता है क्षेत्र। कितने क्षेत्र थे उनके? 3 मुख्य क्षेत्र थे उनके। नंबर 1 की बात करूं बंगाल, नंबर 2 की बात करूं मुंबई या उस टाइम का बॉम्बे, या बॉम्बे, और नंबर 3 की बात करूं तो वो था मद्रास। 3 मुख्य क्षेत्र थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पे ब्रिटेन के 3 मुख्य क्षेत्र थे, और इन तीनों मुख्य क्षेत्रों पे यहाँ पे जो पर्सन्स रहते थे, जो हेड रहते थे, उनको बोल जाता था गवर्नर। क्या नाम था? गवर्नर। यहाँ पे भी गवर्नर हेड होते थे, यहाँ पे भी गवर्नर हेड है, और यहाँ पे भी गवर्नर हेड है। क्लियर है? पर देखो होता क्या था कि यहाँ पे चीजें इतनी जल्दी बदल रही थी कि राजनीतिक गतिविधियों की तरफ ये ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, है ना। व्यापारिक स्तर से तो अपने आप को मजबूत कर ही चुके थे ऑलमोस्ट। इन्होंने अपना जो एक तरह से जड़ें थी वो सही तरीके से जमा ली थी यहाँ पे ट्रेड के लिए, पर अब ये चाहते थे कि हम राजनीतिक गतिविधियों की तरफ भी अपना ध्यान दें। तो यहाँ पे इनको चीजें इतनी जल्दी बदल रही थी कि इनको जल्दी से जल्दी डिसीजंस चाहिए थे, जल्दी से जल्दी इनको एक तरह से लॉ बनाने थे, कानून बनाने थे। क्लियर है? पर इनको जब कानून बनाने थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो बंगाल में कोई उनको अपना राजनीतिक स्तर बढ़ाने के लिए कोई लॉ बनाना है, छोटा सा कोई कानून बनाना है, तो इनको क्या करना पड़ता था? पहले बीओडी की परमिशन लेना पड़ती थी, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेने पड़ती थी। पर जब ये 1726 का लिखित जो अधिनियम आया उसके तहत इनको एक अधिकार दिया गया, बोला गया कि जो यहाँ के हेड हैं, जो तीनों प्रेसिडेंसियों के हेड हैं, जिनको हम क्या बोल रहे थे? गवर्नर, वो छोटे मोटे कानून खुद बना सकते हैं, उनको बीओडी की परमिशन यहाँ पे नहीं लेने पड़ेगी। तो सिंपल सी मतलब क्या हुआ कि बीओडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 25 मेंबर थे, उनका मुंह नहीं देखने पड़ेगा अब इनको। तो मतलब एक तरह से इनको और एक अधिकार मिल गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखो मैं ये चीजें क्यों पढ़ रहा हूं भैया, ये तो हिस्ट्री के टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, पर मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है ना कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आपको ये चीज पढ़नी पड़ेगी। क्यों? देखो क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, 1600 ईस्वी से काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1726 में पहुंच चुके हैं। ये दोनों टाइम जब यहाँ पे ब्रिटेन में कोई काम हुआ तो एक रिटन डॉक्यूमेंट के तहत काम हुआ। तो भारत के दिमाग में भी यही था, जिस तरह से ब्रिटेन काम करता है उसी तरह से हमें काम करना है। तो बस हम यही चीजें देख रहे हैं। आगे मूव करें। नेक्स्ट, समय बदलता चला, अब टाइम आ चुका था 1773 का। कुछ यहाँ पे अलग दिखाई देता है, वो क्या था? देखो जी, अब बात करते हैं 1773 की। 1773 में एक एक्ट आया, ब्रिटेन की तरफ से एक और एक्ट आया, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग
एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है चीजें? मतलब जब मैं यहां पे 1773 की बात करता हूं तो यहां पे क्या था, एक 1757 का युद्ध हो चुका था, उसके बाद 1764 का युद्ध हो चुका था। ये कौन कौन से युद्ध है आपको पता है ना? 1757 का जो आपके पास युद्ध था वो था प्लासी का युद्ध। यहाँ पे 1764 का जो युद्ध था वो था बक्सर का युद्ध। तो यहाँ से हमें क्या मिला था कि भाई यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इनके डिफेंडर थे, मतलब जो मुगल थे, उनको ब्रिटेन वाले पूरी तरह से हरा चुके थे और भारतीयों को उन्होंने सही तरीके से जकड़ लिया था। पर यहाँ पे भारतीयों का शोषण होने लगा। जो हमारा मध्य वर्ग था, जो निचला वर्ग था, वो यहाँ पे आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। उससे क्या हो रहा है, मध्य वर्ग कमजोर हो रहा है, तो भैया रिवेन्यू कैसे बनेगा इनका, है ना? इनका राजस्व कैसे इकट्ठा होगा ब्रिटेन वालों का? क्योंकि जो राजस्व है वो किसी भी कंपनी का, उसके लेबर, जो उसके काम करने वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ के लोग उनसे नाखुश थे, तो उसके चलते यहाँ पे ब्रिटेन की तरफ से एक एक्ट भेजा गया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब होता है सुधार करना। क्लियर है कि मतलब जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना था वो अभी थोड़ा कमजोर हो चुका था, मतलब जितना पैसा पहले आ रहा था अब उतना नहीं आ पा रहा है। तो उसी को सही करने के लिए अब क्या काम किया गया, एक सुधार करने के लिए अधिनियम भेजा गया। उस सुधार में कुछ इंपॉर्टेंट से जो लॉ थे वो हमें देखने को मिले। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को गठित करने की बात करी गई। जो आप बोलते हैं ना एक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बोला गया, 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के ऊपर बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन होना चाहिए। क्लियर है? पर लगभग एक साल बाद 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता में किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया, है ना? ये कलकत्ता, पुराना कलकत्ता, ये कोलकाता जो भी है ना? ठीक है। तो 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इस टाइम जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मेंबर थे वो 3+1 थे। 3 नॉर्मल जजेस थे और ये जो 1 थे वो चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश और इनका मतलब होता है न्यायाधीश। इनका नाम भी कई बार पेपर में पूछा गया है। नाम है एलिजा इम्पे। क्लियर है चीजें? सही हो रही है चीजें, है ना? तो हमें यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खजाना था अब कहीं ना कहीं वो एक तरह से सही तरीके से नहीं भर पा रहा था। तो उसका रीजन ढूंढा ब्रिटेन गवर्नमेंट ने और रीजन क्या मिला कि भारतीयों का शोषण हो रहा है। क्लियर है? तो उनको राहत देने के लिए क्या काम किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन कर दिया कि नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो और अपने जो मुद्दे हैं आप उनको यहाँ पे सरकार के तहत रख सकते हो। जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वहाँ तक उनको पहुँचा सकते हो। क्लियर है चीज़ें? अब जी देखो 1773 में ही क्या एक इम्पॉर्टेंट हुआ, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या इम्पॉर्टेंट हुआ, बोला यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, है ना? बंगाल जो आपके पास ब्रिटेन था, ब्रिटेन की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी इंडिया में। वो कौन कौन सी थी अभी हमने देखा, जल्दी से बताओ। वो था एक बंगाल, और एक था आपके पास मद्रास, और एक था आपके पास कौन सा था, मुंबई या बॉम्बे। क्लियर है? देखो यहाँ पे बंगाल वाले हिस्से को देखना आप। पहले अगर मैं इसकी बात करूं, बंगाल पे कौन हेड होते थे, गवर्नर। यहाँ पे भी मद्रास में भी कौन थे, गवर्नर। और यहाँ पे मुंबई में भी कौन थे, गवर्नर। क्लियर है? अब बंगाल वाले हिस्से को देखो। बंगाल वाले हिस्से की बात करी जाए तो आज का उड़ीसा, बिहार प्लस आपके पास एक और बच जाता है बंगाल, जो आज का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल है, बंगाल प्लस असम। ये 4 क्षेत्र को मिला के बंगाल था उस टाइम का, 1773 के आसपास का। तो यहाँ पे एक बड़ा एरिया होने के कारण यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उसकी पोस्ट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया और उसकी पोस्ट यहाँ पे क्या रखी गई, बंगाल में बंगाल का
गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो ना बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये कुछ ऐसा था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन कब बनाया गया था फर्स्ट टाइम, वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। क्लियर है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब देखो गवर्नर जनरल आने से क्या हुआ, अब पहले तो इनको छोटे मोटे काम करने के लिए इजाजत मिल गई थी ना 1726 में यहाँ के गवर्नर्स को, पर अब क्या हुआ कि अब उनको और बड़े डिसीजंस लेने के लिए अधिकार दिए गए। मतलब अगर मद्रास के गवर्नर को कोई काम करना होगा तो उसको ब्रिटेन बीओडी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उसको बीओडी से परमिशन नहीं लेने पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली जो बंगाल में एक बड़ी पोस्ट बना दी गई है, नाम था गवर्नर जनरल, उन्हीं से वो यहाँ पे परमिशन लेंगे और अपना काम करते चलेंगे। इतनी चीजें में भी सबको समझ आ रही होंगी, क्लियर है। नेक्स्ट चार्टर की तरफ चले, हाँ आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट अब देखो ये पूरा काम चल रहा है भारत में, एक तरह से अच्छे तरीके से पकड़ बना ली थी ब्रिटेन वालों ने, राजनीतिक स्तर को भी वो अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप कर रहे थे अपने को, और जो उनका एक पॉलिटिकली बे था उसको भी वो आस्ता आस्ता इंप्रूव कर रहे थे। क्लियर है। अब टाइम बीता चला और यहाँ पे बात हो जाती है 1784 की, 1784 की। 1784 में एक और एक्ट आता है जिसको आप बोलते हो पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं इसको आप, पिट्स इंडिया एक्ट। भाई क्यों हम एक्ट को पढ़ रहे हैं, सब चीजें क्लियर होंगी, बस पढ़ते चलो थोड़ा थोड़ा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बात सही हो चुकी है। देखो यहां पे क्या हुआ, 1784 की बात करूं तो देखो यहां पे हमने बात करी, एक 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में कौन लड़ता है, क्लियर है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव है वही लड़ता है ना। तो प्लासी के युद्ध में जीता कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ये आपके पास एक सेनापति था जो कि ब्रिटेन की तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी का एक एम्प्लॉय था। क्लियर है ना, एज अ गवर्नर मान सकते हो आप। गवर्नर जो आपके पास रॉबर्ट क्लाइव था एक सेनापति था मतलब यहाँ का। तो इसने 1757 का युद्ध जीता। यहाँ पे हराया किसको था, मुगलों को। किसको, मुगलों को यहाँ पे हरा दिया गया था। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला गया एक और आपके पास महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाई होती है जिसको हम बोलते हैं 1764 की। उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव जीता है और मुगलों की पराजय होती है। क्लियर है। पर जब 1764 का युद्ध जीता है ना ब्रिटेन, उसके बाद वो एक तरह से राजनीतिक स्तर से भी अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर चुका होता है, और ट्रेड में तो वो अपने आप को इंप्रूव कर ही चुका था ऑलमोस्ट। क्लियर है चीजें। अब ये जो पूरी चीजें थी ना, वो ब्रिटेन देख रही थी ऊपर से, है ना। ब्रिटेन को सब चीजें यहां पे पता चल रही थी कि रियलिटी में हो क्या रहा है। क्लियर है। तो मतलब यहां पे हुआ क्या, जैसे ही ये सारी चीजें ब्रिटेन गवर्नमेंट को पता चल रही थी, तो उन्होंने यहां पे क्या किया, एक संस्था का निर्माण किया, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी। बीओसी, इसके टोटल मेंबर थे 6, याद रखना, एक बीओडी था, एक बीओसी था। क्लियर है। अब यहां पे देखो क्या होता है कि बीओसी का निर्माण क्यों किया, क्योंकि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही थी। ये राज करने के लिए गतिविधियां चल रही थी भैया। सबसे पहले क्या था, एक सबसे छोटा हिस्सा था उनका, एक बंगाल था, एक मद्रास था, एक आपके पास था मुंबई। इन तीनों हिस्से में वो काम कर रही थी। क्लियर है। पर अब वो जब पूरा बंगाल जीत लेता है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो उसके बाद लगभग पूर्ण भारत के ऊपर ब्रिटेन वालों की हुकूमत होना स्टार्ट हो जाती। क्यों, क्योंकि मुगलों के जाने के बाद उनको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था, है ना। ब्रिटेन को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। तो उसी के लिए क्या हुआ, ब्रिटेन वालों को ये चीजें दिख रही थी। अब ब्रिटेन चाहता था कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों को भी मॉनिटर किया जाए, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 2 संस्था बन चुकी हैं। एक तो आपको पता है स्टार्टिंग में जब 1600 ईस्वी की बात करी जा रही थी, उस टाइम बन गई थी बीओडी। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 24+1। इनका काम क्या था, इनको ट्रेड के लिए मॉनिटर करना कि ये कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, क्लियर, कोई करप्शन तो नहीं हो रही है इस चीज़ के लिए। उसके लिए कौन मॉनिटर करता था, कौन देखभाल करता था, कौन निगरानी करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर जो इनका पॉलिटिकली जो एक रास्ता था, ये अपने आप को राजनीतिक स्तर पे बढ़ा रहे थे, उसको मॉनिटर करने के लिए एक अलग से संस्था रखती थी, नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है।
किस में किया? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में। चीजें क्लियर हो रही है? तो याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए बनाया गया था कि जो उसकी राजनीतिक गतिविधियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो निगरानी में रहे, ताकि वो अपनी मनमर्जी ना करे। और आपको पता है कि तख्ता पलट की बात करी जाती है, उस तरह की जो आपके पास सिचुएशंस है वो कभी ना बने। क्लियर है ये चीजें? तो अब नेक्स्ट यहां पे क्या था, बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्लियर है? और ये जो कोर्ट बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पे बंगाल में प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर का युद्ध हो चुका था, और उनकी रणनीति जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो बिल्कुल खराब थी। उससे जो हमारा मध्य वर्ग था, जो निचला वर्ग था, वो पूरी तरह से शोषित था। क्लियर है? तो यहां पे थोड़ा सा भारतीयों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा समय तक यहाँ बनने के लिए उन्होंने ये काम किया कि वहाँ पे एक कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और ये कोर्ट क्यों बनाया गया था? अगर बोला कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी अगर भारतीयों के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो वो अपना मुकदमा यहाँ पे लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए एक अच्छा, है ना, एक अच्छा अधिनियम या अच्छा स्टेप माना गया था। तो यही वो सारी कहानियां हैं जो पिट्स इंडिया एक्ट में देखने को मिली। अब मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं, हम एक्ट के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? एक्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक्ट जब बनता है ना, तो वो एक प्रॉपर बनता है, एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, एक वो प्रोटोकॉल है, और उसको फॉलो करना रहता है जो इसके अंडर आ रहे हैं। जिसके ऊपर एक्ट बन रहा है ना, तो वो उन लोगों को फॉलो करना रहता है वो प्रोटोकॉल्स। क्लियर है? तो यहां से हमारी क्या विचारधारा बन रही थी इंडियंस की, जब भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था, लगभग 1940 के दशक में पहुंच चुका था, तो भारत चाहता था कि भैया जिस तरह से ब्रिटेन वाले यहां पे काम कर रहे थे, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के तहत काम कर रहे थे, हमें भी वैसे ही काम करना है। क्लियर है? तो छोटे मोटे कुछ एक्ट्स आगे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? पर ये थोड़ा वीडियो लेंथी बन जाएगा, इसी के लिए अभी इतने ही टॉपिक्स हमारे काफ़ी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तो आपके लिए काम यही है, आप इन चीज़ों को बढ़िया से समझो। अगर कोई दिक्कत आती है, रिप्ले करके वीडियोस को देखो। फिर भी समझ नहीं आता है तो आप 94598 02085 पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? सही है? और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से एक तरह से खुश हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं रियलिटी में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको पॉलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी सॉल्व हो रही हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 9459802085 पे कांटेक्ट करना है। आज के लिए काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।